आदाब अर्ज़ है। आज का दिन बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में, और वो यूं कि मुख्तलिफ चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये कि महंगाई और इस हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी तकरीबन वाज़ेह हो रही है कि उसमें कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या खोट है, लेकिन उस पर थोड़ी देर में आएंगे। इब्तिदा करेंगे आज की दो तकरीरों से जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा एक वाक़या है। एक ज़रदारी साहब की तकरीर और एक बिलावल साहब की तकरीर। ज़रदारी साहब ने मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कितने पहलुओं से देखूं, लेकिन ये ज़रूर हुआ आज कि जो कुछ इतने दिनों से हो रहा था, जो तकारीर हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, जो बयानबाजी हो रही थी, जो इमरान खान साहब तकारीर कर रहे थे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे थे, उधर से अपोजिशन कर रही थी, नवाज शरीफ साहब की बेल हुई हुई है, बहुत सारी चीज़ें आज मुझे कम अज़ कम वाज़ेह हो गई कि हो क्या रहा था। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन आज के जो वाक़यात हैं उनसे ये मुझे अंदाज़ा कुछ हुआ है जो मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला अगले चंद मिनटों में शेयर करूँगा। ज़रदारी साहब आज पहली बार खुल के इस बात पे आ गए कि अब वक्त आ गया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, डॉलर महंगा हो गया है, खाने को नहीं है, अखराजात बढ़ गए हैं, बिजली का बिल बढ़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने एक लिस्ट बताई। अच्छा, जो बातें उन्होंने की, जो वजूहात उन्होंने दी, वो 90% सच है, और 90% मैं यूं कह रहा हूं कि उन्होंने कम बताया, हालात एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा बुरे हैं। तो उन्होंने कुछ लिहाज किया, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन क्या वो वजह है ज़रदारी साहब के इस स्टेटमेंट की कि अब वक्त आ गया इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी ज़रदारी साहब के बाद, उस वक्त भी यही उठा पटक, यही परेशानी, यही तोड़फोड़, यही महंगाई, यही डॉलर का गिरना, वही महंगाई होना, पेट्रोल बढ़ना, बिजली गैस के रेट बढ़ना, ये सब कुछ तब भी हुआ था। हाँ, यकीनन भाई अगर 100 था, 100 से 10 हुआ, 110 हुआ। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब 115 छोड़ गए थे, तो उसी में अगर 15-20% बढ़ेगा तो वो 140-45 हो गया। वही डॉलर जो 80-85-90 का मिला था वो 110-12 तक आ गया था, वो अब 40-45 पे आ गया। हो सकता है 50-60 पे चले जाए, मुझे नहीं पता। इस दफ़ा हो सकता है कि उस झटके का स्केल बढ़ाओ, लेकिन ये झटका हर नई हुकूमत देती रही है। तो फिर ज़रदारी साहब को इस बार क्या एतराज़ है? आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तब ज़रदारी साहब खामोश क्यों रहे? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो चढ़ाई करने की ज़रूरत है? क्योंकि उस वक्त एक मीसाक जमहूरियत हुई थी, और मीसाक जमहूरियत जिसको कि ये डेमोक्रेसी का चार्टर या डॉक्यूमेंट कहते हैं, मेरी दानिश में, मेरी समझ में, मेरे नज़रिए में, मेरे ओपिनियन में, वो उसका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ दो ख़ानदानों के बीच इस मुल्क की रिसोर्सेज की बंदरबाट है कि किसी तरह वो बारी बारी इस मुल्क की रिसोर्सेज को खाएं, कुछ उनका इलाका, कुछ इनका इलाका, जिसको वो हमेशा खाएं, बाकी जो पूरा मामला है वो बारी बारी खाएं। गो के मैं प्रोविंशियल डेवोल्यूशन, जिसे 18वीं तरमीम भी कहा जाता है, उसके बहुत ज़्यादा हक़ में रहा हूँ, और अब भी मैं उसका जो फ़लसफ़ा है उसके हक़ में अब भी हूँ कि प्रोविंसेस के पास जिस रेशो से वो पैसा जनरेट करते हैं उसी रेशो से पैसा मिलना चाहिए, और उसी तरह प्रोविंसेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने अपने सूबे में मेहनत करें, काम करें। लेकिन ये थियरी है। हकीकतन जो इन सूबाई हुकूमतों ने किया वो भी एक बहस है। मेरे ख्याल से वक्त हुआ तो मैं उसको भी हाथ लगाते चलूँगा। तो ज़रदारी साहब ने, उनको पता था कि अब ये जमातें जो हैं इन्होंने सूबों में भी अपनी अय्याशी लगानी है और फेडरेशन में तो बारी लगानी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए 18th अमेंडमेंट करके वो चले गए कि अब सिंध का माल वहाँ जाता रहेगा, पंजाब का माल यहाँ आता रहेगा, KP के बलूचिस्तान वैसे ही बेचारे, उनको कौन लिफ्ट कराता रहा है, तो वहाँ पे जो होगी सो देखी जाएगी। तो आज ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो बिल्कुल नंगी तलवार लेके बाहर निकल के आए, क्योंकि तलवार उनका इंतखाबी निशान भी है, लेकिन अगर मुहावरतन कहा जाए तो बिल्कुल तलवार धूप में चमकती हुई और धार निकली हुई, और वो बाहर आ गए तलवार लहराते हुए कि बस अब बस हो। बस क्या हो गई?
ज़रदारी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। क्या है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। जल्द हम ये ऐलान करेंगे और बहुत जल्द मूवमेंट चलाएंगे इसको निकालने। और उसके बाद उन्होंने जाने से एक लम्हा पहले एक बात कही, मैं बताऊंगा कब। वो बस दबे लफ्ज़ों में कह के हट गए, वो शायद हमारे पास उसकी सॉर्ट ना हो। उसमें वो छोटे से एक जुमले में सारी कहानी छुपी, क्योंकि अगर वक्त आ गया है तो वो आज अनाउंस कर देते कि कल सुबह यहीं से चलते हैं भैया, हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वो नहीं होगा कि सुबह धरना, शाम को चलेगा, सुबह कंटेनर, या सुबह घर चलेगा, काम चलेगा, शाम पे कंटेनर। उन्होंने कहा बस हम जाएंगे तो उनको हटा के ही बाहर दम लेंगे, लेकिन बताऊंगा कब। वो कहते हैं कि जिनको कुछ करना होता है वो यूं धमकाते नहीं, यूं तड़ी नहीं देते, वो कर गुजरते हैं। तो ज़रदारी साहब कुछ ना कर गुजरे, सिर्फ इन्होंने ये बात कह के कि अब हम ये करेंगे, एक वार्निंग दी। कहते हैं वार्निंग शॉट। ये वार्निंग शॉट था कि अगर जो कुछ मुझे चाहिए वो ना दिया तो फिर मैं ये करूंगा। अब इनको क्या चाहिए उसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि आज से 6 साल पहले क्या बात थी और आज क्या बात है। और उस दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि तब इनके ऊपर केसेस नहीं थे, इनको कोई डर नहीं था, एक कंफर्ट जोन था, और आज इनके ऊपर केसेस हैं और ये अनकंफर्टेबल है। इनके ऊपर जो केसेस हैं वो टाइट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ मीडिया पे खबरें आ रही हैं और आप सुन रहे हैं कि भाई अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अब इसको पकड़ लिया है, अब रेफरेंस बन गया है, अब वो फाइल होने वाला है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। और ये प्रेशर रिलीज़ करने की टैक्टिक थी। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे ना छोड़ा गया, अगर मेरे मामलात ख़त्म ना किए गए तो मैं आपको हुकूमत नहीं करने दूंगा बल्कि आपकी हुकूमत गिरा दूंगा। अब सरकार ये है तो ये तो बात की ज़रदारी साहब ने, लेकिन बिलावल ने भी एक तकरीर की। उसकी बिलावल की तकरीर में इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बातें थीं। सबसे पहले उन्होंने केस में अपना नाम दाखिल करने के सिलसिले में क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। भी ये जानती हैं कि केसेस छूटे हैं, तभी तो आला अदलिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे नाम इस रिपोर्ट में गलत शामिल किया गया। साबिक फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने आईएसआई के रुकन से सख्ती से पूछा किसके कहने पर और प्रेशर में बिलावल भुट्टो जरदारी का डाला डाला गया। इनको ये फिक्र है कि मेरा नाम क्यों डाला गया। अब मजे की बात यह है कि बिलावल कहते हैं कि जब वो केस पाकलेन वाला जो है, जब वो कंपनी बनी, जब वो शेयर्स, इनकी उम्र 1 साल थी, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी उम्र उस वक्त 21 बरस थी। और अब्बा जान ने, और सारे अब्बा जान यही करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपने बच्चों के नाम माल दौलत की, वो फंस गए। ज़रदारी साहब ने अपने बेटे के नाम माल दौलत की, वो फंस रहे हैं। अब बिलावल को शिकायत यह है कि भाई मेरा नाम क्यों है उसमें, क्योंकि उनको अब्बा जान के जेल जाने की कोई फिक्र नहीं है। वो यूं नहीं है कि अब्बा जान पहले भी 10-11 बरस जेल काट चुके हैं और वो जेल जाने से घबराते नहीं। सिंध की जेल, पिंडी की जेल, जो भी जेल ज़रदारी साहब का, मैं ये समझता हूँ कि ज़रदारी साहब को ये नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि जेल से डर जाएंगे, वो जेल से नहीं डरते। लेकिन फिर बिलावल को परेशानी क्या है, क्योंकि बिलावल खुद जेल नहीं जाना चाहता, बिलावल खुद अपनी सियासत का इख्तिताम नहीं चाहता और इनको जेल में रखने से मिलता भी कुछ नहीं। तो फिर इनको चाहिए क्या? जेल जाने से ये नहीं डरते, केसेस इनके ऊपर हैं, तो फिर इनको डर क्या है? वो डर दरअसल में है 18वीं तरमीम का। उसके बारे में भी बिलावल ने कुछ बातें कही, अगर हैं तो जरा सुनवाइए। कर रहा हूं तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूं। ये आपने इमोशन देखी इस जुमले के पीछे, और ये जो इमोशन है ये सारा लुब्बे लबाब है इस मामले का।
18वीं तरमीम का फ़लसफ़ा 100% ठीक है। वो ये है कि सूबों के पास पैसा जाए, सूबे उस पैसे को डिस्पर्स करें, इस्तेमाल में लाएं। लेकिन अगर आप पंजाब में देखें पिछले 5 या 10 बरस, तो वो हुआ जो होना चाहिए, तकरीबन चलिए 60% ऐसा हुआ जो होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब यकीनन बहुत ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर अच्छे नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, और उन्होंने पंजाब के अंदर बेहतरीन काम किया, जो कि हमें इस 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल डेवोल्यूशन का कमाल दिखा कि भाई ओहो। और लोग मिसाल देते थे कि यार लाहौर में हो सकता तो कराची में क्यों नहीं हो सकता, भाई पंजाब में हो सकता, सिंध में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सिंध में जो हुआ उसी 18th अमेंडमेंट की वजह से, वो इस जुमले में छुपी हुई बात है कि अगर प्रोविंशियल डेवोल्यूशन ख़त्म कर दी जाए, अगर ये पैसा वापस सेंटर को दे दिया जाए, तो बिलावल, नवाज शरीफ ये सब जानते हैं कि अब सेंटर इनके लिए जीतना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके लिए एक और भी छोटी सी चीज़ है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, उस पर अलग से आएंगे अगर मौका मिला आज। लेकिन बुनियादी तौर पे ये कि पीटीआई के एग्जिस्टेंस में आने, चाहे पीटीआई कितनी नाकारा पार्टी हो, पीटीआई कितना फेल कर रही हो, पीटीआई के फाइनेंसेस फेल कर रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये अब एक तीसरी जमात मौजूद है। इस तीसरी जमात के होते हुए पीपल्स पार्टी और पीएमएल का फेडरेशन में आना काफ़ी मुश्किल है। एज अ रिजल्ट इनको ये प्रोविंशियल डेवोल्यूशन इनकी अब ये लाइफ लाइन है, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर इन लोगों का पाकिस्तान में रहने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। इनके आइंदा की जो इनकम है इनकी, वो ख़त्म हो जाएगी, आइंदा का कारोबार धंधा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सेंटर में एक जगह से पैसे ने डिसेमिनेट होना है, इस पैसे ने जगह जगह पहुंचना है, तो फिर आप एक शख्स से सवाल कर सकेंगे, वज़ीर आज़म साहब से, को भाईजान वो आपने देखा है कोटद्दू के हालात क्या हैं, वहाँ पैसा भेजिए। तो फिर वज़ीर आज़म के, फिर वो वज़ीर आज़म ये नहीं कर सकेंगे कि जी घोटकी में या बदीन में वो, या अल्लाह भला करे क्या कोई भी इलाका है, वहाँ पे जो है काम क्यों नहीं हो रहा। वो फिर सेंटर की जिम्मेदारी होगी। अभी तो ब्लेम भाई ये फेडरेशन का है, ये प्रोविंस का है, फेडरेशन का है, प्रोविंस का, उस चक्कर में काम नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने 18th अमेंडमेंट से आने वाले पैसे को मिसयूज किया, जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगाया। एज अ रिजल्ट ये इस वक्त सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हैं इसको बचाने के लिए, चाहे उसके लिए जैसे इन्होंने सख्त गुस्से में कहा कि लात मार दूंगा। सही बात है, क्योंकि आप इनके हलक से नवाला छीनने की बातें कर रहे हैं। क्या प्रोविंशियल डेवोल्यूशन पाकिस्तान के लिए अच्छी रही या नहीं, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन वक्फे पे जाने से पहले मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि आज का दिन मुबारक दिन यूँ है कि सबकी नीयतें साफ जाहिर हो गई, सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब की बेल क्यों है, नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों हैं, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अच्छा, मैं उंगली कतन अदलिया की तरफ नहीं उठा रहा, मैं उंगली कतन नैब की तरफ नहीं उठा रहा। ये तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि हुकूमत वक्त का उसके अंदर कोई ज़्यादा दखल अमल नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात माननी पड़ेगी कि हुकूमत वक्त का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। दखल अमल ना हो लेकिन असर होता है। वो असर प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को टाइट भी कर सकता है और नरम भी कर सकता है। मैं ये समझता हूँ, गो कि इमरान खान साहब इसको डिनाई करते हैं, पूरी हुकूमत डिनाई करती है, मैं ये समझता हूँ कि किसी बहुत समझदार शख्स ने इस प्रोसिक्यूशन के अमल को थोड़ा सा ठंडा किया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब 6 हफ्ते की बेल पे। अब मज़े की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है। तलवार इंटरेस्टिंग है ना, पीपल्स पार्टी तरफ उनके सर पे एक तलवार लटक रही है। और इस वक्त जो जरदारी साहब और बिलावल की पोजीशन है कि लात मार दूंगा और ये कर दूंगा, नवाज शरीफ साहब इनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब कोई भी इस मोड में बाहर आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 6 हफ्ते में वापस उनको जेल जाना हो या ना जाना हो। अगर प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा हाथ हल्का रखेगी तो ये 6 के 12 हफ्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन हाथ ज़रा टाइट करेगी, ये 6 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे और फिर वापस कोट लखपत। और वो यकीनन वापस कोट लखपत नहीं जाना चाहते।
जेल चाहे अगर हाउस अरेस्ट भी हो ना, एक मुश्किल सी चीज़ होती है, आसान नहीं होता। तो ये यकीनन वापस नहीं जाना चाहते। एज अ रिज़ल्ट जब नवाज शरीफ साहब जेल थे तो जरदारी साहब के ऊपर तलवार लटक रही थी कि उनका जेल चाहे, तो वो भी खामोश थे। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जेल में थे और जरदारी साहब जो हैं वो उनकी फेवर में कुछ खास नहीं बोल रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब बेल पे हैं और जरदारी साहब के जाने का लगता है एक मौसम आ रहा है, तो नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोल सकते। तो किसी बड़े समझदार शख्स ने बड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ को डील किया। जब वो अंदर थे इन पे हाथ हौला रखा हुआ था, जब इनके जाने का वक्त है तो इन पे हाथ हौला रखा हुआ है। एज अ रिज़ल्ट ये दोनों मिल नहीं पा रहे और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, खुदारा ये मत समझिएगा कि मैं कोई ख़बरें दे रहा हूँ, मुझे ऐसा, ये मैं एक सीधी सीधी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा हूँ जो एक आम शख्स को बज़ाहिर बात दिख रही है। मैं किसी इदारे, किसी अदलिया, किसी सियासी जमात, किसी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो एक मोटी मोटी बात मुझे समझ में आ रही है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये मामला बड़ा अच्छा है और इस डायनामिक्स में, इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों जमातें मिलकर अपोजिशन नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब सज़ा तो हो चुकी है, अब जेल से बचने के लिए खामोश बैठे हुए। जरदारी साहब क्योंकि जेल जाने का मौसम उनका आ रहा है और जेल जाने से ज़्यादा बढ़ के वो तो छोटी बात है उनके लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है वो बिलावल के तेवर में आपको दिख गई कि अगर प्रोविंसेस के पास से ये अरबों रुपए चले गए तो फिर उनका सियासत में तो रहने का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। आशा करने का बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैं अर्ज़ करता, सिचुएशन अब ये है कि PML उसके पर हाथ हल्का है लेकिन उनको अपनी जेल वापसी से बचना है किसी न किसी तरह। पीपल्स पार्टी पे हाथ भारी है, उनको भी अपनी जेल जाने से बचना है और साथ में वो डेस्परेट हैं सिंध को जो पैसा मिलता है उसको बचाने के लिए। लेकिन साथ ही PTI जो काम कर रही हुई बड़ा तल्ख है। गरीब का हशर, मिडिल क्लास का कबाड़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्बाद। बहरहाल मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तज्ज़िया इस बातें कर सकते हैं सीनियर तज्ज़ियेकार हैं अब्दुल मालिक साहब। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। तीन चीज़ें मैंने आपकी खिदमत पेश की। एक तो PMLN के ऊपर जो है उनकी सिचुएशन कि वापस जेल जाना है कि नहीं जाना, पीपल्स पार्टी अपना जेल जाने से बचना चाह रहे हैं और साथ में 18th अमेंडमेंट जम के वो आज बोल रहे हैं, और तीसरी बात PTI की अपनी जो परफॉर्मेंस है। तीनों में चाहूँगा मालिक साहब उस पर आप तज्ज़िया कीजिए। नहीं, देखिए जैसे आपने इंडिकेट किया था, बात ये है जो एग्रेशन आई हुई वो तो इसलिए आई हुई क्योंकि आप ये अकाउंटेबिलिटी का जो उनके केसेस, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं, केसेस जहाँ से हैं अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, रेफरेंसेस तैयार हो गए थी, वो भी अब फाइल हो रहे हैं। जो उनके असल अनवर मजीद एंड कंपनी है जी, उन पर रूल्स बहुत ज्यादा टाइटन हुआ हुआ है। और देखिए इसमें कोई उनको पता है कि लॉन्ग टर्म जरदारी साहब को जाती तौर पर खतरा कोई नहीं है। ठीक है, रेफरेंस फाइल होता है, ही माइट बी अरेस्ट, एक्सपेक्टेड है कि अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि लॉन्ग टर्म उसका डैमेज कोई नहीं है। उनका असल मकसद ये है कि अनवर मजीद एंड कंपनी बचे, क्योंकि अनवर मजीद के ही पास सारे एसेट्स हैं, सारे पैसे हैं, सारी वो सारी चीजें सामने आ गई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सारा जो खड्डा है वो अनवर मजीद एंड कंपनी को अल्टीमेटली कि वो बच जाए, इसलिए ये। लेकिन एक नुकसान इस वक्त हो रहा है, जरदारी साहब पे इस वक्त जितना प्रेशर टाइट हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्चुअली इस वक्त नवाज शरीफ एंड कंपनी पे वो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। तो रिलीफ मिली हुई है, चाहे टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन नहीं मेरे पॉइंट ना, मेरे पॉइंट क्योंकि उनको रिलीफ मिली हुई है तो वो उस रिलीफ को कंटिन्यू करने के लिए साथ में जरदारी साहब के मिल भी नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, तो दे आर मीटिंग एट अ टाइम व्हेन जरदारी साहब इज गोइंग डाउन एंड मियां साहब इज स्लाइटली गोइंग अप, तो वो जो मीटिंग पॉइंट है ये एक दूसरे को क्रॉस रूल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त PMLN के इंटरेस्ट में नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रीवेट करें। एग्जैक्टली और हाँ एग्जैक्टली, तो वो जितना मिसट्रस्ट है, आपने देखा होगा जब कुछ दिन पहले जब जरदारी अपना बिलावल गए थे मिलने मियां साहब को हॉस्पिटल में, और इन जाके जब इयादत की तो उन्होंने जाके कहा, जैसी उम्र तो उन्होंने जाके वो नजरियाती हो गए, मियां साहब बड़े अच्छे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जब जा रहे थे ये अब गढ़ी खुदाबख्श के रास्ते में ट्रेन मार्च में, तो उन्होंने एक बड़ी सार्कास्टिक तकरीर की थी कि वो हो गए हैं, उनको भी NRO की बात होती है, उनकी भी बेल हो गई है, उनके भाई भी जा रहे हैं लंदन, ब्ला ब्ला। सो जो अगेन वही सारा मात्रा दोबारा शुरू हो गया। इतना बड़ा सिकल सा रिलेशनशिप है।
जो एक खतरा था गवर्नमेंट को कि शायद ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, वो अल्टीमेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं, उसका भी खतरा कोई नहीं है एज सच। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बेसिकली उनकी अपनी इकोनॉमिक वोज हैं, वो इशू है, जो महंगाई हो रही है, डॉलर के ऊपर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं गवर्नमेंट पे एक सेकंड में आता हूँ। 18th अमेंडमेंट पे बिलावल ने बड़ा ख़तरनाक तरीके से लातशात मारी आज, उधर की कहानी पे थोड़ी रोशनी डाली है। देखिए 18th अमेंडमेंट आपको याद होगा कि 18th अमेंडमेंट शुरू कहाँ से हुई थी? 18th अमेंडमेंट का सबसे पहले जिक्र ही जरदारी साहब ने की था, किसी ने कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा है कि जी हम 18th अमेंडमेंट को नहीं छेड़े। कुछ चीजें हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, उसमें एजुकेशन का इशू है, टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सूबों ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने एनएफसी में अपना पूल में से हिस्सा अपना कम नहीं करना। आपको याद होगा कि जब ये हिस्सा बड़ा था और जब ये अवार्ड्स का परसेंटेज बड़ा था सूबों का, वो इस बेसिस पे भी बड़ा था कि सूबे अपने रेवेन्यू जनरेशन भी करेंगे और टैक्स कलेक्शन भी करेंगे। वो किसी सूबे ने नहीं किया। तो जहां फेडरल ने अपना हिस्सा कम किया, उसका वो था प्रोवाइजो के सूबों ने भी कुछ करना था, वो उन्होंने किया नहीं है। अब जो फटा ये हुआ है पिछले दिनों, बेसिकली सेंटर का व्यू पॉइंट ये है कि जो फॉरेन डेट है, फॉरेन कर्जे हैं, वो सारे के सारे पड़ गए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे। ठीक है। वो कहते हैं कि वो जो डेट आया है वो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए और तमाम चीजों पे इस्तेमाल हो रहा है जो तमाम सूबे भी उसके बेनिफिशरी हैं। आम लोगों के लिए है कि गवर्नमेंट का सांस है। तो वो कहते थे कि 18 अमेंडमेंट के मुताबिक सूबे थोड़ा सा वो बोझ उठाए डेट का भी, डेट रिटायरमेंट का। ये 2-3 टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब के पास कोई इशू बड़ा है नहीं। वो इसके ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने केसेस से निकलना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई सिम कार्ड करना है, कोई और कार्ड करना है। तो इस वक्त 18th अमेंडमेंट एक ऐसा कार्ड है जिससे उनका ख्याल है कि बाकी प्रोविंसेस भी उनके साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। लेकिन 18th अमेंडमेंट एट द एंड ऑफ द डे एवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सूट करती है द वे इट इज। आपका ओपिनियन ये है कि 18th अमेंडमेंट एक्चुअली थ्रेट नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन वो एक फॉल्स एनिमी क्रिएट कर रहे हैं ताकि तमाम 18th अमेंडमेंट पे बहस जरूर थोड़ी बहुत चीजें हो रही हैं कि जी कुछ चीजें रिव्यू होनी चाहिए, लेकिन जितना बड़ा इशू बना दिया पीपल्स पार्टी में, ऐसा इशू है नहीं। इट इज नॉट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड। इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों को वो रिविजिट करना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन वो जिस तरह 18 अमेंडमेंट में ये कहा जा रहा है कि जी सूबों के हुकूक कम हो जाएंगे और ये 1 यूनिट की तरफ जा रहे हैं, वो सारी पॉलिटिकल एग्जेजरेशन है, रेटरिक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बार बार उसको रेज़ करता हूँ और मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, हम कभी इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इलेक्शन से फारिग होंगे या उसका कोई आस है? क्योंकि वो भी इनके लिए एक दुखती सी चीज़ है। देखिए निज़ाम कोई भी हो, अब अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त चलता है। अगर आप मुझे ज़ाती तौर पर पूछें, आई थिंक ऐसा निज़ाम जिस वहाँ पे बड़ा अच्छा है जी। देखें जो सदर इलेक्ट होता है, पॉपुलरली इलेक्ट होता है, वो आता है, वो अपने तकरीबन 3200 अपॉइंटमेंट्स करता है एग्जीक्यूटिव की। उसमें ये मजबूरी नहीं है कि उसने पार्लियामेंट से लेना है, सेनेटर लेना है, एग्जैक्टली। और जो वहाँ भी कांग्रेस है, सेनेट है, वो सारी लॉ मेकिंग करते हैं और वो जो लोग लाता है उनकी वो पूरी स्क्रूटनी करते हैं, पूरी कंफर्मेशन हियरिंग्स होती हैं। कोई भी निज़ाम अगर आप पार्शियली उठाएं तो मुशर्रफ वाला ज़ाती निज़ाम नहीं चलेगा जहाँ पे आप डिक्टेटर बन जाए। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपने कौन सा निज़ाम है। अब दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैंने इसको यूँ रेज़ किया कि यहाँ से मैं आखिरी पॉइंट पे आऊँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस फेल कर रही है। क्या उसकी वजह यही नहीं कि इसी असेंबली में से पार्लियामेंट में से कैबिनेट बनानी पड़ रही है और वो जरूरी नहीं कितनी कॉम्पिटेंट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज खाली कैबिनेट की बात नहीं है, नीचे भी आप कॉर्पोरेशन हेड लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब है जो ही इज ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम एंड इज एंडिंग अप डूइंग लिटिल। देखिए नवाज शरीफ गवर्नमेंट जब आई थी ना, उन्होंने 2 डिक्लेयर्ड अपने गोल्स बना के, उन्होंने कहा जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और दूसरा हम एनर्जी का मसला हल करेंगे, बिजली हम ले आएंगे। ठीक है, उससे हम बहस कर सकते हैं महंगी आई है, सस्ती आई है, क्या आई है, लेकिन उन्होंने वो 2 करके और बाकी आई थिंक इमरान खान साहब को फैसला करना होगा कि 2-3 ये अपने बड़े माइलस्टोन डिसाइड कर लें और बाकियों की डायरेक्शन सेट कर दें कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे की 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं। हमें अभी तक एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है, लैक ऑफ फोकस मुझे लगता है।
दे आर ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स इन द सेम टाइम। तो इमरान का जो अपना मूड है, जो इमरान अपना चाहते हैं, तो लगता ही है कि वो बाकियों से 400 कदम आगे भाग रहे हैं, टीम पीछे रह गई है कहीं, एंड टीम डजंट नो व्हाट टू डू। देयर इज अ सीरियस कैपेसिटी इशू। ठीक है, राइट मार्क साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच से बात करने के लिए। इस हुकूमत की परफॉर्मेंस पे और ज़रा खुल के बात करेंगे और फिर ये देखना है कि इस हुकूमत की जो कमज़ोरी है परफॉर्मेंस की, उसको बिलावल भुट्टो या अपोजिशन किस तरह यूटिलाइज़ कर रही है। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। आज़ादाने का बहुत शुक्रिया। माशी तौर पे क्या हो रहा है? क्या यही वादा था नए पाकिस्तान का इमरान खान साहब का? क्या हुआ? ये इतनी शिकायत हो रही है, इतना सवाल उठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझसे कहीं बेहतर तज्ज़िया करेंगे मुज़म्मिल इस्लाम साहब। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपसे हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा पूछता हूँ, भाई कोई अच्छी खबर दे दो यार। असल में बात यह है कि आपको भी हफ्ते में पूछने की आदत जो है ना खराब लगती है। मतलब कोई महीना दें, ब्रेक दें, कोई ओ यार, महीना दें। ये करते करते 8 महीने तो 9 तो हो गए, और क्या, जान ले लो। नहीं, अब आप देखें ना, पहले तो आपके उस वक्त जो है मुल्क में पैसे ही नहीं थे। आप पहले कहीं चीन दौड़े, कभी सऊदी अरब दौड़े, कभी यूएई दौड़े। उस भाग दौड़ से आप फरवरी में निकले जाके। अच्छा, ठीक है ना, वो जो इकट्ठे करने थे पैसे, और आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ ने तो इस दफा पूरा इंडिया के साथ मिलके जो है पाकिस्तान को कैलकुलेट कर लिया था कि कहाँ से जो है ना इनको बिठाना है। सही। तो और आईएमएफ तो हाथ ही नहीं दे रहा था। और अभी तक अगर लोग ये समझ रहे हैं कि उस जमाने में 2013 में डार साहब ने 2 दिन में कर लिया था, तो वो वाला दौर आज ही मैं पढ़ रहा था, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा था। जब डार साहब 2013 में आईएमएफ में गए थे ना, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $1 अरब था, सिर्फ साल का पूरे $1 अरब। और जब अभी गए हैं ना, ये तो $19 अरब और महीने का $2 अरब छोड़ चुके थे। तो जब आईएमएफ को पता लगा ना कि ये ऊंट सही पहाड़ के नीचे आया है, तो आईएमएफ ने जो है ना आर्म ट्विस्टिंग हमारी ऐसी की थी। अगर वो डार साहब की तरह 2 दिन में ले सकते थे, इमरान खान के पास बड़ा आसान रास्ता था। कहते भाई ये देखो इतने बुरे हालात है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अभी तो ये आईएमएफ दे रहा हूँ, इसमें चाहे करेंसी की बेड़ा गर्क कर देते, डबल बिजली की कीमत बढ़ा देते, गैस की। ना मिर्जा, मेरा पॉइंट ये कि अभी गए नहीं, और ये हाल है, खुदा ना खासा गए होते तो क्या होता। नहीं, यही तो इस दफा फर्क हो गया। पहले हमेशा ये होता था कि आईएमएफ हमेशा से हिस्टोरिकली आता था और प्रोग्राम के दौरान हमसे जो है ना काम करवाता था। इस दफा आईएमएफ ने कहा कि भाई पहले जो कुछ मैं 3 साल में तुमसे करवाना चाहता हूँ ना, वो पैसे लेने से पहले करो। और वो सब कर रहे हैं। देखिए वो कर नहीं रहे। वो तो फायदा क्या हुआ यार? तो फायदा क्या हुआ? मुझे क्या मिला? नहीं, बात ये नहीं है। वो कर रहे, जो वो मांग रहे थे और जो हम कर रहे हैं, उसमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। नहीं मतलब वो क्या कहते हैं, 250 रुपए का डॉलर कर दो, बिजली जो है वो 1000 रुपये यूनिट कर दो। भाई वो तो मोटी मोटी बात करते थे। ये कहते थे कि आप बजट का सारा जो है आप अपना खत्म करो, एमएसपी अवार्ड को जो है रिव्यू कर दो, या 18वीं तरमीम को ये कर दो, गैस की कीमत इतनी से बढ़ा दो, सर्कुलर डेट 1500 अरब रुपए कहीं से भी है। हम कर तो वही सब कुछ है, फर्क क्या पड़ा? नहीं, लेकिन हम देखें 30 मील में मतलब ये कह लिए कि उनके कहने पे नहीं कर रहे, शौक में कर रहे हैं। नहीं, ये तो करना जरूरी है ना फैसल भाई। अगर आप बताएं मुझे, आपकी आमदनी ना हो और बच्चा आपका हर महीने कहे कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तो क्या करेंगे आप? बच्चे का गला नहीं मानेंगे क्या? बच्चे का गला नहीं काटूंगा कम से कम। नहीं, गला नहीं, 10 लाख रुपए फिर डाका मारेंगे और यही करेंगे आप। ऐसे जब कमाने आ ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? मतलब डाका मारेंगे या तो फिर तो आसान लफ्जों में कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई आस नहीं है, बर्दाश्त करो। नहीं, ऐसी कोई बात वो कहते हैं ना, तपड़े तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी खबर आपको क्या सुननी है, मुझे बताए। मैं ये चाहता हूँ, मैं बड़ी आसान खबर है सरकार, मैं ये चाहता हूँ कि या तो मेरी इनकम डबल हो जाए या मेरे खर्चे वापस वहीं हो जाए जहाँ पे थे। इनकम बढ़ी नहीं, खर्चे डबल हो गए। अच्छा देखिए, बात यह है कि इनकम आप डबल करने के लिए जो है थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इनकम डबल जरूर। क्या करूं भैया, काम को बचा नहीं, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं, बड़ा गरक है, मार्केट में पैसे ही नहीं। देखिए बात यह है कि इसका कसूर किसका है? मुझे क्या पता, हुकूमत का और किसका है? नहीं। देखिए आज एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लगेगा, वो ना एयर कंडीशंस का काम करती है, लाहौर की आपकी कंपनी है। अच्छा जल्दी से बताइए, वक्त खत्म हो रहा है।
हाँ, 1 साल पहले जो है ना उसने 7 रुपए पर शेयर बनाया था, आज उसका रिजल्ट 2 रुपए पर शेयर। तो वो इमरान खान की वजह से 2 रुपए हुआ क्या? नहीं यार, उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? उसका इसलिए ताल्लुक है कि जब 2 रुपए हुआ तो उसकी अब सेल नहीं हो रही, तो उसने कहा बंदे निकालूंगा या कुछ ना कुछ तो करूंगा। सेल क्यों नहीं हो रही? सेल इसलिए नहीं हो रही कि मेरे पास पैसे नहीं बचे खरीदने के। नहीं, इसलिए नहीं हो रही, इसीलिए हो रही है सर, क्योंकि पहले सर इसीलिए हो रही है, नहीं सर इसीलिए हो रही है, इसीलिए हो रही है कि हुकूमत ने मिडिल क्लास का जनाजा निकाल दिया। बहरहाल थैंक यू मुजामिल, खुश रहिए। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। मास्टर ताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब, बात ये है ना कि वो जो आप एसी की मिसाल दे रहे थे, मिडिल क्लास के पास की जब स्पेंडिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो यही होगा ना यार। नहीं, बात यह है कि हमारी इकोनॉमी को कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बना दिया गया था और हर चीज जो है इंपोर्ट हो रही थी और हम आमदनी अपनी बढ़ा नहीं पा रहे थे। अब वही वाली मिसाल पे वापस आऊंगा, आमदनी थी नहीं, बच्चा 10-10 लाख रुपए बार बार मांग रहा था, तो अब वो अप्पू ने फाइनली कह दिया कि बस नहीं हो सकता यार, अगर पैसे हैं तो काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। कर्जा इतना चढ़ गया कोई दे भी नहीं रहा कर्जा। और आप मुझे खुद बता दें, दिल पे हाथ रखें कि पाकिस्तान को कर्जा कहाँ से मिल सकता है इस वक्त IMF के अलावा? और IMF भी अब कर्जा नहीं दे रहा इस तरीके से जिस तरीके से पहले। नहीं, मैं कर्जे के तो लफ्ज़ से मुझे, मैं हराम समझता हूँ कर्जे को। कर्जा सूद तो मैं सख्त उसके ख़िलाफ़ हूँ ज़ाती ज़िंदगी में भी और वैसे भी। लेकिन भाई मेरे पिछली हुकूमतों ने कुछ कारोबार की अपॉर्चुनिटी तो दी हुई थी। ये तो बिल्कुल जो पैसा मार्केट से उन्होंने ये अपने ख्याल में टैक्स रिफॉर्म लेके आ रहे हैं बहुत बड़ा, और बड़ी ज़बरदस्त अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और FBR जो कर रहा है और जिस तरह ये कर रहे हैं, उसके बाद तो वेल्थ जनरेशन का कबाड़ा कर दिया ना उन्होंने। नहीं, आप असल में उससे फिर एक चीज भूल रहे हो, फैटफ ने आपको क्या मतलब घुटने टिका दिए आपके, उनका होमवर्क इतना बड़ा है। वो इधर आके आपको बता रहे हैं कि अब आपकी जो मस्जिदों के बाहर भी चंदा जमा होता है, आप इन पे भी नजर रखें। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो इजी पैसा से जो 5-5 हजार पे जो कराची में जो लोग अप नॉर्थ भेजते हैं अपनी तनख्वाह में से, वो इस दफा तो फैटफ ने आके बोलती है कि भाई इसकी रेगुलेशंस निकालो, ये भी एक सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। 5-5, 10-10 हजार रुपए से क्या मनी लॉन्ड्रिंग होती होगी यार? तो वो मार्केट वालों को आपको भाई वो कर रहे हैं, लेकिन हमें अकल नहीं है। हम फैटफ करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब हम एक दफ़ा उसकी आंख में आंख डाल के क्यों नहीं कह सकते कि हम 3 साल में करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी को लीगलाइज करेंगे। ये उठाए दे सर काटा, प्रॉपर्टी का मार्केट का पैसा खींच लिया, स्टॉक्स का खींच लिया, हर तरीके से किसी का पैसा खींच लिया। एंड रिजल्ट क्या होगा? मिडिल क्लास छोड़ के बाहर चली जाएगी। भाई बात यह है कि मिडिल क्लास कहाँ भाग के चली जाएगी? ऐसे थोड़ी वीजा कहाँ से मिलेगा इनको पाकिस्तान में? नहीं, जिस मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्पेंडिंग क्लास है, वो पिछले 10 साल से हर किसी ने एक वीजा सेट कर रखा है यार। वो देखें, बात यह है कि वो स्पेंडिंग क्लास यहाँ कमा रही थी और बाहर खर्च करती थी। हाँ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ना, उनसे फैक्ट्रियां यहाँ रखी हुई है, बच्चे बाहर रखे हुए, तो वो उनको तो आज भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना। और फर्क पड़ रहा है एक नॉर्मल आम आदमी को। और ये अब फैटफ की आप ये कह रहे हो, जैसे मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हम कह देंगे 3 साल तक फिर आप ब्लैक लिस्ट होने के लिए तैयार हो जाए, सजाए तो काली पानी की सजा लेने के लिए तैयार है, तो आप कल मशवरा दे देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई उनको कहो कि हम नहीं करते, हम अपना काम खुद करेंगे। फिर उसके बाद पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे सारे, देखो इसकी खारजा पॉलिसी फेल हो गई। तो यार मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आज आके शोर मचाना शुरू कर दी है, अगर वो इतने अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुझे एक बात बताएं, एक आप तो खुद कारोबारी रहे हैं, अगर किसी कोई आमदनी बनाता है जिंदगी में और बड़ा अच्छा काम करके जाता है, क्या महीनों में खत्म हो जाता है? नहीं, मैं उनको तो डिफेंड कर ही नहीं रहा। वो तो भाई वो तो खतरनाक लोग थे। वो खतरनाक लोगों ने ही 3-4 दिन से पिछले जो है इंतशार और ये सारी चीजें फैलाई हुई हैं। वो 2 दिन से जो है, जो लंदन में साहब बैठे हुए थे, वो टीवी चैनलों में आके और वो कह रहे हैं मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो। वो पता नहीं कौन सी सनत लेके घूम रहे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे मुल्क को भी शाबाशी है और टीवी चैनल्स को भी शाबाशी है कि जी इनको दे दो वापस, ये बड़े बेहतरीन आदमी थे। बेड़ा गर्क करके चले गए, मुल्क को खसारों में छोड़ के चले गए, पैसे कर्जों में डुबो के चले गए, उसके बाद कह रहे हैं उनको वापस दे दो। और जो काम अच्छा मुझे उसमें पॉइंट ये नहीं यार, मैं उनको कतन डिफेंड नहीं कर रहा, बहुत ही खतरनाक लोग थे। लेकिन
आपकी अगर जिस्म पे ज़ख़म ही ज़ख़म हो, आप बिल्कुल बुरा हाल हो, तो उसको उठा के पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो जलने वाला एंटीसेप्टिक नहीं डाल दिया जाता। नहीं देखें फैसल साहब, फैसल भाई, आप ये देखेंगे आपके ऊपर अंदरूनी के साथ बैरूनी प्रेशर क्रिएट कर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल। चलो राइट मुज़म्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म होगी, बात और करने की थी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अदा हाफ़िज़।